और चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया। ये बड़ी खबर तस्वीरें में हमने आपको दिखाई थी। प्रधानमंत्री वैसे ये वीडियो क्लिप तो 2024 इलेक्शन की है, जब मोदी जी ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया था, लेकिन ऐसा ही जल्द ही कुछ सुनने में आ सकता है अगर इस बार बिहार में मोदी मैजिक नहीं चला तो। सोच कर देखिए, भारतीय राजनीति का दिल दिल्ली या मुंबई से नहीं बल्कि बिहार से धड़क रहा है, जहां पर 8 करोड़ बिहारी वोटर इस बार सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति का भविष्य भी तय करने वाले हैं। तो बड़ा सवाल यह है, क्या यह मोदी जी के लिए आखिरी जंग साबित होगी या फिर से मोदी मैजिक चलने वाला है? और क्या बिहार के पलटू चाचा फिर से पलटी मारेंगे? अगर वो कांग्रेस की तरफ पलटी मारते हैं तो देश के अच्छे दिनों का तो पता नहीं, मोदी जी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ में। और आज हम बात करेंगे कि क्यों बिहार का इलेक्शन भारत की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला है। और अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आप भी इस बात से कन्विंस होंगे। भारतीय लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का जादुई आंकड़ा 272 सीटों का है। 2024 की बात की जाए तो बीजेपी को 240 सीटें मिली थी और एनडीए के सभी अलायंस मिलाकर 293 सीटें हुई थी। मतलब 50+ सीटें बीजेपी के अलायंस पार्टीज की है, जिसकी वजह से यह सरकार टिकी हुई है। लेकिन यहां पर यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये अलायंस पार्टीज कौन है और इनकी इस राजनीति में क्या भूमिका है। दिल्ली सरकार में नीतीश कुमार की पार्टी की 12 सीटें हैं, वहीं टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें हैं, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे की 7 सीटें हैं और चिराग पासवान की 5 सीटें हैं, जिनके दम पे ये पूरी सरकार टिकी हुई है। इन बिहार के आगामी चुनाव में इन सभी के हितों का टकराव होना जायज है। दिल्ली सरकार जिन 4 बड़े नेताओं पर टिकी है, उनमें से पहले हैं चंद्रबाबू नायडू, जो टीडीपी के अध्यक्ष हैं और करंटली आंध्र प्रदेश के सीएम भी हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं। दूसरे नेता की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी हैं, जिनका तो नाम ही पलटू राम है। तो वो अपने हितों को साधने के लिए कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी के साथ आ जाते हैं। वहीं तीसरे नेता हैं एकनाथ शिंदे, जो अभी डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। हो सकता है आगामी समय में वो अपने आप को एज ए सीएम प्रोजेक्ट करना चाहें। वहीं चौथे नेता हैं चिराग पासवान, जिन्हें भी शायद सेंटर में बड़ी हिस्सेदारी की उम्मीद हो। और आपसी टकराव के कारण अगर ये पार्टियां एग्जिट मारती है तो मोदी जी की सरकार की हालत उस व्हाट्सएप ग्रुप के जैसी हो जाएगी, जहां सिर्फ अकेला एडमिन ही बचता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जिन अलायंसेस के दम पर मोदी सरकार अभी चल रही है, उन सबकी कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। वो इधर से उधर एक सरकार से दूसरी सरकार में अपने पर्सनल हितों के लिए मूव करते रहते हैं और यहीं पर पूरा इंतजाम होता है कांग्रेस की सरकार का, जो इन सभी दलों को अपने साथ मिलाकर कुछ बड़ी भागीदारी देकर मोदी सरकार को पलट सकती है। आइए अब समझते हैं बिहार विधानसभा के सीटों के गणित को। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों का है। 2020 चुनाव की बात की जाए तो यहां पर सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, जो लालू यादव की पार्टी है। 75 सीटों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरी पार्टी थी और नीतीश जी की पार्टी 3rd नंबर पर स्टैंड कर रही थी। लेकिन सीएम बनाया गया नीतीश जी को, क्योंकि बीजेपी के साथ उनका अलायंस था। पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें ही मिल पाई। इस बार अगर आरजेडी कुछ और सीटें लेने में कामयाब हो जाती है, या कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन करती है, या जन स्वराज पार्टी कुछ सीटें निकाल लेती है, तो हो सकता है पूरा गेम पलट जाए और नीतीश कुमार जी कांग्रेस के खेमे में खड़े नजर आ सकते हैं। आइए बात करते हैं उन 5 बड़े मुद्दों की जो बिहार में इस बार मोदी जी का गेम पलट सकते हैं। पहला मुद्दा है पलटू चाचा की राजनीति। नीतीश कुमार जी का प्रदर्शन 2020 विधानसभा इलेक्शंस में कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पर आने के बावजूद उन्हें सीएम का पद मिला, क्योंकि कांग्रेस की सिर्फ 19 ही सीटें आई थी और कांग्रेस के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। इस बार अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में अच्छा रहता है तो हो सकता है नीतीश कुमार जी को सीएम की पदवी मिल जाए, जिससे पूरा गणित चेंज हो सकता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और पेपर लीक। बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वहीं तेजस्वी यादव का हर जनसभा में 10 लाख नौकरियों का वादा युवाओं में अच्छी पकड़ बना रहा है। वहीं पेपर लीक से भी बिहार के युवा त्रस्त हो चुके हैं और ये दोनों मुद्दे भी बिहार की जनता को तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ ले जा सकते हैं।
तीसरा बड़ा मुद्दा है रिजर्वेशन का। बिहार में 63% पब्लिक ओबीसी और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में आती है, जिन पर ओपोजिशन पार्टी का रिजर्वेशन का मुद्दा छाया हुआ है और बीजेपी की चुप्पी इस मुद्दे पर उनका बड़ा वोट बैंक खाली कर सकती है। चौथा मुद्दा है बिहार की बाढ़। उत्तर बिहार में हर साल बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है, जिसमें अनगिनत लोगों ने अपने परिवारों और घरों को खोया है। पिछले 10 सालों की बात की जाए तो करोड़ों लोगों ने अपने परिवारों को और अपने घरों को इस बाढ़ में खो दिया है, लेकिन हर साल बाढ़ के लिए संसाधन नाकाफी नजर आते हैं और इस बार के बिहार इलेक्शन में ये बाढ़ का मुद्दा एक मेजर मुद्दा बन चुका है। पांचवा बड़ा मुद्दा है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची विवाद। बिहार में 65 लाख वोटों को इलेक्शन कमीशन ने काट दिया, जिसे कांग्रेस ने वोट चोरी का नाम दिया है और अब ये वोट चोरी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों की गले की हड्डी बन गई है। और इन मुद्दों के अलावा भी बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी बेरोजगारी जैसी समस्याएं बीजेपी के लिए नई समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर अगर बीजेपी को बिहार में हराने में कामयाब रहते हैं तो हो सकता है राहुल गांधी कमबैक करें और उनका सफर पप्पू से पीएम तक का पॉसिबल हो सकता है। इसी विषय को लेकर हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें राहुल गांधी का पप्पू से पीएम तक का सफर बड़े रोमांचित तरीके से दिखाया गया है। आपकी क्या राय है? बीजेपी क्या बिहार में फिर से मोदी मैजिक दिखा पाएगी? क्या बीजेपी दिल्ली में अपनी सरकार कायम रख पाएगी? अपने कमेंट्स को जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज ही ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को। धन्यवाद।